नमस्कार। कभी ये सोचा है कि आखिर वो कौन सी एक किताब है जो हम 140 करोड़ भारतीयों को, हमारे जीवन को एक साथ बांध कर रखती है? जी हाँ, आज हम उसी किताब मतलब भारत के संविधान की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। इसे एक नागरिक की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आखिर है कैसा? देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये तो हमारे देश की उम्मीदों का, हमारी आकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा, एक विशाल संग्रह है। और इसका जो साइज है ना, वो अपने आप में ही चौंका देता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह हमारे संविधान को शुरुआत में 22 अलग-अलग हिस्सों या कहिए पार्ट्स में बांटा गया था। और हर पार्ट सरकार और हम नागरिकों की जिंदगी के एक अलग चैप्टर जैसा है, जिसमें सब कुछ है, हमारे अधिकार भी और सरकार की शक्तियां भी। और फिर इन 22 पार्ट्स के अंदर थे कुल 395 आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स क्या हैं? इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये वो डिटेल्ड नियम हैं जो देश को ठीक से चलाने के लिए बनाए गए हैं, बिल्कुल किसी खेल के नियमों की तरह, जो ये तय करते हैं कि सब लोग मिलकर ठीक से खेल पाएं। और इनके अलावा 8 शेड्यूल्स भी थे। इनमें क्या था? इसमें थी एक्स्ट्रा जानकारी, कुछ जरूरी लिस्ट्स और डिटेल्स। तो मतलब शुरू से ही ये बात साफ थी कि ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही डिटेल्ड और क्या कहूँ, बहुत सोच समझकर बनाया गया दस्तावेज था। अच्छा, तो चलिए अब इस बड़े से रूल बुक के बेसिक स्ट्रक्चर को, इसकी आत्मा को समझते हैं। मतलब आखिर इसकी नींव किन आइडियाज पर, किन सिद्धांतों पर रखी गई है। इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे एकदम यूनिक बनाती हैं। पहली चीज, ये लिखा हुआ है और दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरी, ये ना तो पूरी तरह से सख्त है और ना ही पूरी तरह से लचीला। मतलब कुछ बेसिक चीजों को बदलना तो भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी चीजों को वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। ये एक सेक्युलर स्टेट की बात करता है, मतलब सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, वो किसी एक को बढ़ावा नहीं देगी। ये भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। और हाँ, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक आजाद जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया है, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सभी की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है, हमारे अधिकार। एक नागरिक होने के नाते ये संविधान हमें क्या वादे देता है, क्या सुरक्षा देता है? ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और ये संविधान के दिल यानी पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये एक तरह से अधिकारों का चार्टर है जो हर भारतीय को डिग्निटी, आज़ादी और बराबरी से जीने की गारंटी देता है, ताकि हम सब शांति से मिलकर अपना जीवन जी सकें। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अधिकारों के साथ साथ आती हैं जिम्मेदारियां, हमारे नागरिक कर्तव्य। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ओरिजिनल संविधान में थी ही नहीं। इन्हें तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उस वक्त देश को ऐसा क्यों लगा कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों की भी याद दिलानी जरूरी है। तो देखिए, अधिकार और कर्तव्य के बीच का ये जो बैलेंस है, वो कितना जरूरी है। एक तरफ आर्टिकल 14 हमें कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है, तो दूसरी तरफ यह हमारी ड्यूटी भी है कि हम संविधान को मानें, उसके आदर्शों की, उसके इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करें। अच्छा, संविधान सिर्फ नागरिकों के लिए ही नियम नहीं बनाता, ये सरकार को भी रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि एक वेलफेयर स्टेट मतलब एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस तरफ आगे बढ़ना है। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक नॉर्थ स्टार की तरह है, एक ध्रुव तारे की तरह, जो हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। हालांकि एक बात है, फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्हें लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता, पर फिर भी ये देश को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इनका मकसद है एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना। तो चलिए अब जरा उस मशीनरी को समझते हैं जो संविधान के इस विजन को हकीकत में बदलती है। मतलब हमारी सरकार का सिस्टम ये काम कैसे करता है। भारत ने अपनाया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम,
आसान भाषा में समझे तो हम सब मिलकर सांसद चुनते हैं और जिस पार्टी या गठबंधन के पास सबसे ज्यादा सांसद होते हैं वही सरकार बनाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार यानी एग्जीक्यूटिव हमेशा संसद यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं, उसे संसद को जवाब देना ही पड़ता है। अगर इसे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ दिखेगा। देखिए, भारत में 2 हेड होते हैं, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री और देश के मुखिया राष्ट्रपति। इसे कहते हैं ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। फिर भारत में सरकार का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, जब तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तब तक सरकार है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल के लिए फिक्स्ड होता है। और सबसे बड़ा फर्क, भारत में जो सरकार है वो संसद का ही हिस्सा होती है, जबकि अमेरिका में दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके साइज को देखकर ही एक मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने मजाक में कहा था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। मतलब ये इतना डिटेल्ड है, इतना जटिल है कि इसके हर शब्द का मतलब निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की यानी वकीलों की जरूरत पड़ ही जाती है। तो इस सारी बातचीत के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि एक नागरिक के तौर पर ये लिविंग डॉक्यूमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आखिर क्या मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे अधिकारों का गार्ड है, हमारे कर्तव्यों का गाइड है और एक बेहतर भारत के हमारे कलेक्टिव ड्रीम का आईना है। अगली बार जब हम वोट दें या अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं तो ये याद रखना चाहिए कि हम सब इसी महान दस्तावेज की भावना को जी रहे होते हैं।